इससे पिछला लेक्चर में हम लोग ये पढ़ लिए थे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज से हम लोग 12th क्लास का मेन चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 12th क्लास का आज से सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर आ रहा है ठोस अवस्था का। 12th क्लास का पहला चैप्टर ठोस अवस्था, उसका फर्स्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। कि आज से हम लोग मेनली ठोस क्या क्या होते हैं, ठोसों के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस क्या होते हैं, इनका अभिलक्षण क्या क्या होता है, इनको कैसे बांटा गया होगा, तो कैसे बांटा गया होगा। इतना सारे पंखा हैं, ये सारे वो इतना सारे ठोस, जितना भी हम लोग अपने अगल बगल में जितना भी चीज़ देखते हैं, मोस्टली चीज़ जो देखते हैं वो क्या होता है, ठोस ही होता है। मोस्टली चीज़ कुछ भी आप अपने अगल बगल में देख रहे होंगे, कुछ भी आप जहाँ कमरा में बैठे होंगे, रूम में जहाँ बैठे होंगे, वहाँ पे कुछ भी आप अपने अगल बगल में देख रहे हो, मोस्टली चीज़ जो भी देख रहे हो क्या किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। अब हम लोग आते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था का। 12th क्लास का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, आज उसका मेन जो लेक्चर है आज से स्टार्ट करते हैं। अब ठोस अवस्था हम लोग पढ़ चुके थे, द्रव अवस्था भी कुछ जान चुके थे, गैस अवस्था भी जान चुके थे कि तीनों अवस्था में क्या क्या होते हैं। आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे, आज ठोस अवस्था का अभिलक्षण पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्या इसका गुण होता है, कैसे उसको पहचानेंगे कि वो ठोस ही है, क्यों नहीं उसको द्रव्य बोल सकते हैं, क्यों नहीं उसको गैस बोलेंगे, कैसे उसका कुछ तो गुण होगा। जैसे कुछ किसी का पर्टिकुलर गुण होता है कि स्पेसिफिक है कि उसका दम वही वो गुण आएगा ही आएगा, तो वैसा ही ठोसों को भी कुछ गुण होते हैं, उससे उनको जाना जाता है, उससे उनको पहचाना जाता है कि वो ठोस ही है, कन्फर्म 100% ठोस ही है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि ठोस को कैसे पहचानेंगे, उनका क्या क्या गुण होंगे। ठोसों को सबसे पहला गुण उसका आकार और आयतन, मतलब आकार और आयतन मतलब कि शेप, और जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तब चेंज होगा, अदरवाइज अपने से उसका जो वॉल्यूम होता है और क्या होता है, शेप, जो आकार और आयतन जो होता है, दोनों को दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा, इनमें जो अंतराण्विक बल लगता है, मतलब जितना स्ट्रांगली बंधन बना के रखते हैं, किससे, किसके कंपेरिजन में, द्रव और गैस के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा टाइटली होते हैं, मतलब बंधन इनका बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग रहता है। मतलब स्ट्रांग जैसे लोहा होता है ना, एकदम टनाटन है, एक में एक चिपका हुआ है, उसका क्या अणु परमाणु है, जिस चीज़ से भी वो बना है, कोई भी ठोस, उसका दम स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग है, और उसका क्या होता है, तीसरा चीज, अंतर आणविक जो दूरी होता है, दो अणुओं के बीच में जो दूरी होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अंतर आणविक दूरियां क्या होती हैं, कम होती हैं। अंतराण्विक दूरी क्या होता है, कम होता है। इसके आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और अंतराण्विक बल कैसा होता है, अंतराण्विक बल क्या होता है, मजबूती से बंधा होता है। अंतराण्विक बल क्या होगा, अंतराण्विक बल क्या होगा, मजबूत होगा, मतलब एक दूसरे को टाइटली पकड़े होंगे। क्या, अणु परमाणु जो भी इसके जिस चीज से भी वो ठोस बना होगा, उसके जो अवयवी कण होंगे, और अवयवी कण में क्या आते हैं, अवयवी कण में तीनों आते हैं। अवयवी कौन, कोई भी बोल रहा है तो हो सकता है कि अणु का बात कर रहा है, हो सकता है कि परमाणु का बात कर रहा है, या हो सकता है कि आयन का बात कर रहा है, तीनों में से किसी का भी बात कर सकता है वो। इसीलिए अवयवी कण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं, जो अवयवी कण है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर में लिख दे रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण कि मीन्स किस चीज से वो मिलके बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस चीज से वो मिलके बना है, अणु से मिलके बना है, परमाणु से मिलके बना है, या आयन से मिलके बना है, तीनों में से किस चीज से वो मिलके बना है। इसके जो अवयवी कण होते हैं उसके स्थान जो होते हैं निश्चित होते हैं। उसके स्थान ऐसा नहीं है कि पेन का अवयवी कण जो है उसका स्थान निश्चित नहीं है, जहां पे वहीं फिक्स रहेगा। ये सिर्फ अपने
मतलब फिक्स पोजीशन पे, निश्चित जगह पे सिर्फ कंपन या डोलन कर सकते हैं। इनको कोई पीटे भी या ठोके भी सिर्फ अपने ही स्थान पे कंपन या डोलन कर सकते हैं। जैसे कोई भी द्रव रहेगा तो उसको थोड़ा भी टच करो तो अपने थोड़ा स्थान से हिल जाता है, गैस हुआ तो अपने स्थान से रिमूव होगा किसी और स्थान में चल जाता है। परंतु जो ठोस होते हैं उनका जो स्थान होता है वो निश्चित होता है, और वो अपने ही स्थान पे, अपने ही स्थान के औसत स्थान पे, मतलब मीन पोजीशन पे उतना पे वो डोलन या कंपन कर सकते हैं। उससे ये नहीं कि यहाँ पे ठोस का एक पार्टिकल है तो वो थोड़ा सा ठोके तो उड़ के चल गया उधर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये द्रव में हो सकता है कि द्रव का पार्टिकल थोड़ा हिल जाए या थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए, गैस का थोड़ा ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसके पार्टिकल को टच करें, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली लगाएं तो क्या चेंज हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। अब आते हैं, इसका जो एक कंप्रेसिबल नहीं होता है, असंपिंड होता है। मतलब इसको कंप्रेस करना चाहें कोई भी ठोस ले लें तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता है, बहुत स्लाइटली या नेग्लेजिबल मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए, मतलब ना के बराबर मान लीजिए कि ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। किसके कंपेरिजन में? एज कंपेयर टू द्रव और एज कंपेयर टू गैस। मतलब गैस और द्रव के गैस और द्रव के कंपेरिजन में ये बहुत ही कम नगण्य मान लीजिए, तो या तो मान लीजिए कि कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है, यही मान लीजिए आप कि कंप्रेस ही नहीं होता है लगभग। जैसे लोहा कंप्रेस होता है बट किसके? द्रव और गैस के कंपेरिजन में नेग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, नहीं कि थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं चिपक गया, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाना पड़ता है। अब आते हैं, ठोसे में विसरण के गुण पाए जाते हैं कि नहीं? विसरण मतलब, विसरण क्या होते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब, डिफ्यूजन इन द कॉमन सेंस में आपको यह समझाया जाए कि डिफ्यूजन क्या होता है, चाहे डिफ्यूज हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है? मिल रहा है। विसरण के गुण है कि मतलब बह रहा है कि नहीं हो रहा है, विसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सपोज, जैसे एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप क्या डाल दीजिए? कलर डाल दीजिए, जो कलर ये रंग में होली में लगाने के लिए आता है वो वाला कलर डाल दीजिए, या कुछ भी डाल दीजिए, जो इंक वाला आता है जिसको कि आप लोग मार्कर या पेन में इंक डालते हैं, वो वाला कलर को एक बार डाल दीजिए। उसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें जैसे ही आप कलर ऐड करेंगे वैसे ही उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो क्या होगा? जैसे ही डालेंगे वैसे ही चारों तरफ फैल जाएगा। ये नहीं कि आपको हिलाना पड़ेगा, वे धीरे, हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर तरफ क्या होगा? फैलने लगेगा। क्या होगा? फैलने लगेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ में फैलने लगेगा। द्रव भी और गैस तो और ज्यादा, मतलब डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में है। जैसे गैस में कैसे है बता रहे हैं, जैसे रूम में एक अगरबत्ती आप जलाइए या धूप जलाइए, कुछ भी जलाइए, आप देखेंगे उसके जो धुआं होते हैं, जो धुआं स्मोक होते हैं, वो क्या पूरा रूम में फैल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको ऐसे ऐसे करके फैलाना पड़ता है, हाई कंसंट्रेशन जहां से निकल रहा है वहां से पूरा रूम में फैल जाएगा। और कॉमनली समझा जाए तो जैसे कि आप लोग उसका स्मेल, जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम का आप एक जगह रूम में छिड़कते हैं वो पूरा रूम कवर कर लेता है, लगता है कि हाँ कोई बताता नहीं, परफ्यूम मार के, यहाँ छोटा छोटा बच्चा होता है घर में परफ्यूम रखा होता है, वो सब क्या काम करेगा? मार के घर से निकल जाता है, पता चलता है पूछने पे परफ्यूम मारे हो? नहीं, हम कहाँ मारे हैं, कौन कौन मार दिया? तब रूम में फैला होता है तो इसलिए लोग जान जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब विसरण का गुण इनमें पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। कौन? द्रव और गैस। कौन? द्रव और गैस। परंतु ऐसा सॉलिड भी नहीं होता है, ऐसा आप नहीं देखेंगे कि इसके ऊपर कोई और सॉलिड रख दिए तो ये दोनों सॉलिड मिल गया, ऐसा आप नहीं देखेंगे। जैसे बेंच या डेस्क कुछ भी के ऊपर आप रख दिए या इसी के ऊपर कुछ हम टच कर दिए तो ऐसा नहीं होगा कि तो कलर है इसका, ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे में मिल जाएगा, ऐसा इसमें विसरण का गुण नहीं है। पर लिक्विड लिक्विड को मिला दें तो उसमें विसरण है, उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। गैस गैस को मिला दें, जैसे स्प्रे कर रहे हैं तो रूम में भी और सारे गैसेस हैं, उसमें क्या होगा? स्प्रे का जो फ्रेगनेंस है, जो उसका दूसरा जो गैस डाला गया है क्या पार्टिकल के साथ में मिल जाएंगे। दूसरा गैस, अगर मान लीजिए कोई दूसरा गैस ला दिए, मान लीजिए पार्टिकुलरली रूम में ऑक्सीजन भरा हुआ है, किसी तरह मान लीजिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मान लीजिए लगा रखे हैं रूम में, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, और जैसे ही सिलेंडर को मतलब ओपन करते हैं रूम में, वैसे ही क्या होगा? पूरा रूम को कवर कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसको करना पंखा चला कर घुमाना पड़ेगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, जहां अधिक सांद्रता है वहां से कम सांद्रता की तरफ में बढ़ेगा। कौन? गैस। इसीलिए इसमें ठोसों में विसरण के गुण नहीं पाए जाते हैं, ठोसों में जो होते हैं विसरण का गुण नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ अपने ही स्थान के इर्द गिर्द कंपन या डोलन करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम के वहां चला जाएगा, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। किसमें? ठोसों में, सॉलिड्स में। क्लियर है? इसका वाष्प घनत्व मतलब वेपर डेंसिटी
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व को वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इसका मानिए तो नेग्लेजिबल होता है। इसका वेपर डेंसिटी क्या होता है, नगण्य होता है, नेग्लेजिबल होता है। इसका वेपर डेंसिटी क्या होता है, नगण्य होता है, नेग्लेजिबल होता है। इसमें इसके वेपर में डेंसिटी नहीं होता है, नगण्य होता है, मानो तो वेपर में डेंसिटी ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं, इतना चीज पहला क्लियर है। पहला जो है, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार और आयतन मींस शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स एंड डेफिनेट। अंतराण्विक दूरियां मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं अंतराण्विक दो अणुओं के बीच का दूरिया जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू किसके कंपेरिजन में, द्रव और गैस के कंपेरिजन में इसके जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। अब आते हैं थर्ड पे, इसका अंतराण्विक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इनसे अंतराण्विक बल जो दो अणुओं के बीच में बल लगता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है और स्ट्रांगली होता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्विक रिवाइजन करते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं। इनके अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी कण में क्या आ जाएंगे, अणु, परमाणु, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। इसका जो स्थान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, अपने ही स्थान पे रहेगा, वहां से हिलन डुलन नहीं करेगा, अपने ही स्थान पे फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि हिल डुल करके भाग गया कहीं, जैसे गैस को क्या छोड़ दो तो भाग जाएगा, चारों रूम में फैल जाएगा चारों तरफ में। अब इसके जो एक केवल अपने औसत स्थान के इर्द गिर्द, हम बोले हैं ना, ये सिर्फ अपने औसत स्थान के इर्द गिर्द सिर्फ डोलन या कंपन करता है, मतलब ठोक भी दिए तो अपने ऐसे ऐसे हिल के अपने ही स्थान पर आ जाएगा। जैसे हथौड़ी से किसी को ठोक भी दिए किसी ठोस को, तो मतलब स्लाइटली ठोसा, इतना मत मार देना कि टूट जाए, उससे ज्यादा उस पर बल मत लगाना, जितना उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स उस पर लग रहा है उससे ज्यादा उस पर बल मत लगाना, टूट के बिखर जाएगा। तो वो अपने औसत स्थान के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं, कंपन या डोलन करते रहते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, कठोर है, इसीलिए क्या है, हार्ड है। जो कंप्रेस हो जाएगा क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू सॉलिड के। सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है, बहुत नगण्य न नेग्लेजिबल दबाया जाता है, बहुत नगण्य या मान लो दबाया ही नहीं जा सकता है। अब एक कठोर होते हैं, नहीं दबाया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कुछ कठोर होते हैं, कुछ ठोस ऐसा भी आप देखेंगे कि थोड़ा इलास्टिक नेचर के होते हैं। पढ़ाएंगे आगे में कैसे कैसे ठोसों का भी पूरा चीज पढ़ना है, ठोस कैसे कैसे होते हैं। अभी जो मेन मुख्यतः जो आ सकता है, मुख्यतः जो लक्षण होते हैं वही पढ़ना है, अभी एक्सेप्शंस बाद में थोड़ा पढ़ते रहेंगे। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाए जाते हैं, जो ठोस होते हैं उनमें डिफ्यूजन का प्रॉपर्टीज नहीं पाए जाती हैं। ऐसा नहीं कि विसरण मतलब सिंपली में यही समझ लो बह के इधर से उधर नहीं जाता है, बस इतना ही समझ लो कि विसरण मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बह के नहीं जाता है, बस नहीं समझ लो। मींस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जाता है। या कुछ भी दो ठोस मान लीजिए रख दिए, ये मान लीजिए कुछ भी रख दिए, माउस है इसको रख दिए इस पे, तो ऐसा नहीं है कि इसका विसरण में इसमें विसरण का गुण है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसका वाष्प घनत्व जो होता है, वेपर डेंसिटी जो होता है वो नगण्य होता है। अब आते हैं कुछ और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अभी तो 8 ही हुआ, थोड़ा और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब क्या है, इसमें जो आप देखेंगे इसका जो घनत्व होता है उच्च होता है, मींस इसका जो डेंसिटी होता है उच्च होता है, परंतु एक अपवाद है। अपवाद भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब थोड़ा अपवाद भी देखते चलते हैं। अपवाद में क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। जैसे आप लोग एक चीज देखेंगे कि बर्फ और पानी H2O ही है, दोनों एक द्रव अवस्था में है, एक ठोस अवस्था में है, एक लिक्विड स्टेट में है, एक कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जो बर्फ है, आइस है, वो किस स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। और जो वही रूम टेम्परेचर पे पानी क्या है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, मींस कि द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। आप लोग एक चीज देखते होंगे कि आप एक बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और रेफ्रिजरेटर से मींस फ्रिज से आप बर्फ का जो क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स, बर्फ का जो क्यूब होते हैं उसको निकालिए, उसमें डालिए। आप लोग एक चीज देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बर्फ है तो अरे, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जो ठोसों के जो होते हैं घनत्व होते हैं, डेंसिटी होता है, वो थोड़ा हैवी होता है। जैसे पानी में लोहा डाल देंगे बैठ जाएगा, अल्युमिनियम डाल दीजिए बैठ जाएगा, कॉपर डाल दीजिए थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा हैवी होता है। और जैसे सोना डाल दिए, चांदी डाल दिए, सब सारी चीज जो डाल देंगे, सामान्यतः जो डाल देंगे वो क्या होगा, थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, बैठ जाएगा। परंतु इसमें क्या चीज आप देखेंगे कि इसमें सेम पदार्थ से वो बना है, सेम चीज से बना हुआ है, सेम कंपाउंड है H2O, वो वही द्रव अवस्था में है और उसी को ठोस अवस्था में किया गया है, सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ा घटा के, प्रेशर भी उतना ही रखा गया है। उसमें आप लोग क्या चीज देखेंगे कि सेम चीज से बना हुआ
उसी पान जल से ही बना हुआ उसी का बर्फ क्या होगा, ऊपर में तैरेगा, फ्लोट करेगा, ऊपर में क्या करेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का जो होता है, बर्फ जैसे ही जमाते हैं उसमें डेंसिटी थोड़ा क्या होता है, हल्का हो जाता है। डेंसिटी हल्का कम क्यों हो जाता है? उसमें गैस चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा गैस हो जाता है, गैस बना लेता है। जैसे अब होता है ना कि खाली पेट है तो गैस बना लिया, वही चीज सेम चीज है कि उसमें क्या होता है, थोड़ा गैस बन जाता है। कितना गैस बनता है, उसका डेंसिटी तब होता कितना है, आपको डेंसिटी हम लिखे हैं 0.91 होता है। किसका? बर्फ का। किसका? आइस का। आइस का, आइस, आईसीई, आइस का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो 0.9 ग्राम पर एमएल होता है। और वहीं उसी का बना हुआ पानी, पानी से ही जो बनता है बर्फ, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, इसीलिए ऊपर तैरने लगता है। और इसका जो डेंसिटी होता है जल का, वो होता है 1 ग्राम पर एमएल होता है। और इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे, हल्का है तो ऊपर। नीचे भारी है तो नीचे और हल्का है तो ऊपर। तो बर्फ थोड़ा हल्का होता है इसलिए ऊपर तैरने लगता है पानी में, जैसे ही डालेंगे वैसे ही। और जो पानी होता है वो नीचे थोड़ा हो जाता है और उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, बर्फ। एक चीज आप लोग और देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक चीज केयर कीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा गैस बन जाता है, उसको थोड़ा आप लोग एक चीज केयर कीजिएगा। आप फ्रिज में लबालब पानी बोतल में भर के डाल दीजिए। मीन्स जैसे कि मान लीजिए बॉटल है, मेरे पास अभी बीकर है, मान लीजिए बॉटल है, बॉटल के ऊपर कैप है, इसका पूरा लबालब मीन्स पूरा टॉप टिल तक, मतलब एकदम ऊपर तक एकदम भर देना है, एकदम टॉप लेवल तक भर देना है पानी, कुछ से अब 1-2 बूंद भी ज्यादा ना आए। उतना भरने के बाद कैप बंद कर दीजिए, टाइटली बंद कीजिएगा, इतना टाइट कि मतलब घर वाले खोलते रहते हैं फिर खुले नहीं, इतना टाइट बंद कर दीजिए। उसको रेफ्रिजरेटर में 4-5 घंटा के लिए जम दीजिए, जब तक एकदम चिल्ड तक होके एकदम बर्फ ना जम जाए। आप लोग उसमें एक चीज देखेंगे, प्लास्टिक का बोतल डालिएगा, वो जो 20-30 रुपये वाला मिलता है वही वाला बोतल डाल दीजिएगा। उसमें क्या देखेंगे, 30 रुपये का मिल्टन का या किसी का बोतल मिलता है कंपनी का, उसका ही बोतल डाल दीजिएगा। उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि ऊपर में जैसे ही कैप लगा कर टाइट कर देंगे, उसमें जैसे ही गैस बनेगा, उसमें गैस बनेगा तो क्या होगा, पीछे वाला जो होगा वो फेंक देगा। या उसको भी आप लोग केयर नहीं किए होंगे तो किसी किसी कोई गर्मी में, अब गर्मी का सीजन आने वाला है, अब आप लोग क्या देखेंगे कि गर्मी में किसी किसी का बर्फ वो रखता है, बेंच डेस्क पे रखेगा, लड़का लगा बेंच डेस्क पे रखेगा बोतल, वो लुढ़कते रहेगा, इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, उधर गिरेगा। एक्चुअली में हुआ क्या है, उसके जो बीच वाला है, बीच वाला जो पोजीशन है वो फूल चुका है। मतलब उसको, उसमें जो गैस बना उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तो कंप्रेस तो जल्दी ज्यादा होता नहीं है वाटर, तो वो क्या किया, थोड़ा जिधर ही जगह मिला उधर, जैसे बच्चा होता है ना बैठने के लिए लेट से बल्कि आएगा, ऊपर क्या करेगा, लेट से आया है पर क्या करेगा, थोड़ा उधर चलो, तुम भी धीरे धीरे अपना जगह बना लेता है बेंच डेस्क पे। सेम वही कंडीशन है कि जो बर्फ होता है, जो वो बर्फ होता है वो पीछे से क्या होता है, फोर्स लगा के एयर के बबल्स उसमें बनने लगते हैं, वो फोर्स लगा के क्या करेगा, वो ढकेलने लगेगा और नीचे वाला थोड़ा वीक होने लगता है और इसी वजह से नीचे वाला थोड़ा फेंक देता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे बोतल को ही रखता है रेफ्रिजरेटर में, जो ज़्यादा टाइम रखा गया हो बोतल, उसमें फ्रीजर में जब चिल्ड करके बर्फ जमा के उसका नीचे वाला पोर्शन आप लोग देखते होंगे उठ जाता होगा। या अभी आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, अभी आप लोग एक बार केयर जरूर कीजिएगा, गर्मी का मौसम आ रहा है या घर से छिपा के अपना एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा ये चीज़ को। उसमें क्या होता है, पीछे से क्या होगा, फेंक देता है, पीछे में क्या होता है, थोड़ा निकल जाता है और बोतल आप रखेंगे ना तो बोतल लुढ़कने लगता है। तो वही बता रहे हैं, थोड़ा हल्का हो जाता है, डेंसिटी क्या होता है उसका हल्का हो जाता है, थोड़ा एयर बबल्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग, ये तो अपवाद है किसका, जल से ही बना हुआ वो है और जल से ही बना हुआ बर्फ भी है। जल एक तरल अवस्था में है, एक ठोस अवस्था में है, जो कि ठोस अवस्था में क्या हो जा रहा है, ठोस अवस्था में क्या बता रहे हैं, इसका घनत्व उच्च होता है, मतलब डेंसिटी ज्यादा होता है, परंतु एक्सेप्शन है बर्फ, उसी का बना हुआ सेम चीज का क्या है, हल्का हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, और तरल अवस्था में वो थोड़ा डेंसिटी उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होते हैं। अब इसका तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा बहुत कम होता है। आप लोग जैसे थोड़ा भी हीट देंगे, जैसे कोई होता है ना चिमटा थोड़ा सा गर्म करके चिपका जाता है, सट जाता है, मतलब तापीय ऊर्जा क्या, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो इधर उधर भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पैर में, जैसे गर्म के दिन में आप लोग छत पे चलते होंगे तो पैर में थोड़ा हीट लगता है, जैसे लगता है ताप पड़ता है, आप लोग ऐसे ऐसे उछलने कूदने लगते हैं, परंतु इसके जो होता है कहीं भाग नहीं पाता है, इसमें तापीय ऊर्जा वहीं का वहीं चिपके रहो, वहीं भाई गर्म होते रहोगे। इसका तापीय ऊर्जा जो होता है थोड़ा अधिक होता है, इसका तापीय ऊर्जा थोड़ा अधिक होता है, मतलब कि इसको कम ऊर्जा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म जल्दी हो जाएगा। इसको कम ऊर्जा भी देंगे, तापीय ऊर्जा इसको सबसे कम होती है, मतलब कि इसको थोड़ा कम ऊर्जा भी देंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, मतलब तापीय ऊर्जा थोड़ा जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्या हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि इसके जो अवयवी कण होता है घूमने के लिए कोई जगह नहीं होता है। इसको जो अवयवी कण होते हैं उनको घूमने के लिए जगह नहीं होता है। इनका जो तापीय का मात्रा होता है बहुत सबसे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसीलिए आप लोग एक चीज और देखते होंगे, जितना भी खाना पकाने वाला चीज होता है किसका होता है? सॉलिड का होता है। उसमें किसका होता है? मेटल का होता है। उसमें भी किसका होता है? धातु के होते हैं। धातु के ही बर्तन लगभग मिलते हैं जिसपे कि हम लोग खाना पकाते हैं। उसके भी डिमेरिट्स हैं, बताएंगे क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ठोसों का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट मतलब पिघलना, गलनांक मतलब गल जाना, एकदम क्या, एकदम गल जाना। मतलब गलनांक जो होता है उच्च होता है। ऐसा नहीं कि गल जाना मतलब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर गल जाएगा। इसका जो गलनांक होता है, जो गलने का टेम्परेचर होता है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है और क्या होता है? थोड़ा हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। किसके कंपेरिजन में? द्रव और जितना भी चीज बता रहे हैं किसके कंपेयर में बता रहे हैं? द्रव और गैस के कंपेरिजन में बता रहे हैं। जितना भी आप लोग को चीज बता रहे हैं वो किसके कंपेरिजन में बता रहे हैं? द्रव और गैस के कंपेरिजन में बता रहे हैं। इसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे टंगस्टन ले लिए, बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे लोहा ले लिए, थोड़ा हाई होता है, ज्यादा ही। टंगस्टन तो सब कम ही आते हैं, बट इसका भी क्या होता है? थोड़ा हाई होता है। लोहा, सोना, चांदी, ये सब का क्या होता है? मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, जब पिघलता है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। कुछ एक्सेप्शन भी बता दें, जैसे कि मरकरी ले लीजिए, धातु, धातु है, ठोस रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर भाई क्या होता है? रूम टेम्परेचर कभी से बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी रूम टेम्परेचर का बात कर रहा है तो कितना का सामान्यतः बात कर रहा होगा? 25 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है? जैसे बहुत लोग को, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लोग बोल देता है पानी का पीएच, पानी का पीएच, पानी का पीएच। पानी का पीएच क्या होता है? पानी का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। उसी पे हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही अभी बहुत सारा चीज बनने वाला है, साइड वीडियोस भी आएंगे। तो पीएच कितना होता है? 7 होता है। किसका? वाटर का। मतलब 7 से थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 से थोड़ा कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक। तो 7 न्यूट्रल पे रहता है। जैसे ब्लड का पीएच क्या होता है? 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है। क्लियर है? अब आते हैं ठोसों के हम लोग अभिलक्षण पढ़ लिए। जैसे 7-8 तक वहां पर पढ़ चुके थे। इसका जो घनत्व होता है उच्च होता है। एक्सेप्शन भी बता दिए क्यों होता है, कैसे होता है। आप लोग प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, कैसे कैसे देखेंगे, करके कैसे देखेंगे, घर पे भी देख सकते हैं। तापीय ऊर्जा क्या होता है ये भी देख लिए। उसके बाद गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊंच होता है, मतलब जल्दी पिघलता नहीं है। किसी चीज कोई ठोस को, लोहा को पिघलाइए तो जल्दी पिघलेगा नहीं, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर एकदम बढ़ाएंगे तब पिघलेगा। मतलब गलनांक बिंदु क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा उच्च है। किसके कंपेरिजन में, द्रव और गैस के कंपेरिजन में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब से हम लोग पढ़ लिए कि ठोस के अभिलक्षण क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो ठोस है, ये सारे चीज हम लोग पढ़ लिए कि ठोस के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, ठोस कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ठोस है, ये सारे चीज हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं कि ठोस को सामान्यतः अब तो पहचान लेंगे, बट ऐसे कैसे पता चलेगा कि इतना सारा ठोस है, कैसे पता करेंगे कि इतना सारा ठोस में कितना प्रकार में बांटा गया होगा। प्लास्टिक है तो किस में होगा, लोहा टीना प्लास्टिक कबाड़ी वाला बेचता है तो किस में बेचता है, वो भी शीशा थोड़ा अलग करके लेता है, लोहा टीना प्लास्टिक अलग करके लेता है, ऐसे कैसे करता है। तो क्या इसी आधार पर बांटा गया है? क्या ठोसों को हम लोग इसी आधार पर पढ़ना है? नहीं, इस आधार पर नहीं पढ़ना है। तो क्या बहुत ज्यादा आधारों पर पढ़ना है? नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आधारों पर पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनका क्रम कैसा है, नियमित है कि अनियमित है, निश्चित थोड़ा टाइप का आ रहा है, नियमित और निश्चित पैटर्न में आ रहा है कि अनियमित और अनिश्चित पैटर्न में आ रहा है। मतलब नियमित है या नियमित नहीं है, मतलब रेगुलर है कि रेगुलर नहीं है। बस इसी प्रॉपर्टीज पे, इसी गुण पे, इसी अभिलक्षण पे हम लोग को पढ़ना है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं हम लोग गुण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठोसों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग अब से क्या पढ़ेंगे, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयवी कण के मतलब, अवयवी कण मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अभी क्या बताए हैं, अवयवी कण मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, अणु, परमाणु या आयन। इनके आधार पे
अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पे कैसे व्यवस्थित है उसी के आधार पे क्या करेंगे, ठोसों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। किसको? ठोस को, सॉलिड्स को। किस आधार पे? उसके जो अवयवी कण हैं उनका व्यवस्था कैसा है, नियमित है कि अनियमित है। पहला कौन सा भाग होता है, पहला टाइप कौन सा होता है, पहला प्रकार क्या होता है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। पहला क्रिस्टलीय, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन। दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस। अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस। अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन। दूसरा अमॉर्फस, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस। मतलब कि ठोसों को सिर्फ और सिर्फ दो भागों में से बांटा गया है और हमको सिर्फ दो भागों के ही आधार पर पढ़ना है कि कौन सा ठोस क्या है। तो धातु कैसे होंगे, क्या सारे धातु अलग अलग प्रकार में आते होंगे, क्या अम्ल थोड़ा अलग अलग में आता होगा, क्या डायमंड ग्रेफाइट है सारे अलग अलग आते होंगे, क्या रबर प्लास्टिक ग्लास से सब अलग अलग आते होंगे। हाँ, और सिर्फ कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में। कैसे? उसका जो अवयवी कण है, थोड़ा और इसको क्लियरिफाई करते हैं। जैसे एक क्या है, अणु, परमाणु या आयन, मान लीजिए तीनों में से कोई भी है। सपोज तीनों में से कोई भी है। सेकंड वाला ले लेते हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट वाला है, क्रिस्टलीय है। सेकंड वाला क्या ले लेते हैं, सेकंड वाला ले लेते हैं अक्रिस्टलीय का। जैसे कि ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। इस सेकेंड वाला जो है, जो फर्स्ट वाला है क्रिस्टलीय है, इसमें क्या होता है, नियमित व्यवस्था होता है। मींस जो अवयवी कण होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो सकता है, ठोस है तो किस चीज से बना होगा, एटम से बना होगा, मोलिक्यूल से बना होगा। मोलिक्यूल कैसे? अरे H2O भाई बता रहे थे ना, बर्फ अवस्था में जाएगा तो सॉलिड स्टेट में जाएगा, तो सॉलिड ठोस अवस्था में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही जो पानी है आपका, वही ठोस अवस्था में क्या जाएगा, तो सॉलिड हो जाएगा। H2O है, कंपाउंड है, मोलिक्यूल है, तो किस अवस्था में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, क्रिस्टलीय में। तो एक बात नहीं समझ में आया, क्या रबर प्लास्टिक ग्लास क्या टूटने फूटने वाले जो होते होंगे क्या उसमें जाते होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि टूटने फूटने वाले सारे इसमें आ जाते हैं, या खराब जितना भी होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। और तो क्या इसमें क्रिस्टलीय में है, क्या थोड़ा चमकता होगा, क्रिस्टल जैसा होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि क्रिस्टल जैसा होगा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। बट थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, किस आधार पर बांटा गया है क्रिस्टलीय को और अक्रिस्टलीय को, किस आधार पर बांटा गया है कि उसके जो अवयवी कण हैं, मान लीजिए एक तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये एटम हो, या मॉलिक्यूल हो, या आयन हो। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, आयंस हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, या आयंस हो सकता है तीनों में से कोई भी हो। आप एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि इसके जो अवयवी कण हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे सपोज इसके जो अवयवी कण हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं नियमित है, मतलब ये ऐसे चिपका हुआ है, इसके भी बगल में ऐसे चिपका हुआ है, इसके भी बगल में ऐसे चिपका हुआ है, मतलब थोड़ा नियमित है। इसके भी बगल में ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है कि कोई इधर भागा हुआ है तो कोई इधर भागा हुआ है, तो कोई टेढ़ा टनी भागा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या है, ये थोड़ा नियमित है। ये क्या है, नियमित है। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय है। नियमित क्रम में हो और निश्चित पैटर्न में आए, मतलब नियमित भी हो और निश्चित भी हो। जैसे हम लोग अनुमान लगा सके थोड़ा कि थोड़ा लॉन्ग रेंज का हो, मतलब एक 4-5 आ गया तो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां भी हो सकता है कि वैसे ही है। पर इसमें अरे 1-2 भाई बढ़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लगता है कि कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे है। मतलब अनियमित है, अनिश्चित है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि अवयवी कण कहाँ होगा, कोई फिक्स इसमें नहीं रहता है। तो उसको अनियमित अनिश्चित कौन सा होगा, अक्रिस्टलीय। अनियमित अनिश्चित कौन सा होगा, अक्रिस्टलीय। नियमित
कौन सा होगा? क्रिस्टलीय होगा। नियमित जो हो, मतलब जो नियमित पैटर्न में आता हो, मतलब निश्चित पैटर्न में लगभग आ रहा हो कि हाँ यहाँ पे है तो उसके नीचे में भी ऐसे होगा, उसके बगल में भी वैसे होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टलीय। अब आ गया ठोसों का कितना प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। सारे जो दुनिया के लगभग ठोस है, किस आधार पे हम बता रहे हैं? अवयवी कणों को पैटर्न पे बता रहे हैं कि उसका व्यवस्था कैसा है, उसका क्रम कैसे है, उसी आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। इसी में बहुत कुछ आप लोग को डीपली पढ़ना है, पूरा समझ जाओगे। ठोस अवस्था एक चैप्टर पढ़ना है। अब सोच लो कितना डीपली पढ़ना होगा, एकदम डीपली घुस घुस के पढ़ना होगा। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करो कि कमेंट बॉक्स में क्या तुमको प्रॉब्लम है, उसको सोल्व नेक्स्ट वीडियो में आएगा, या वहां पे अगर देने वाला होगा तो वहीं पे सोल्व कर देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी क्वेश्चन जो भी तुमको लगता है थोड़ा डाउट है, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हो सकता है कोई चीज डाउट है, ठोस अवस्था मतलब जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके, अब ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं ठोस अवस्था, सर स्वामी विवेकानंद का थोड़ा जन्म बता दीजिए कि वो जन्म कहाँ लिए थे, कब उनके मम्मी पापा गए थे, कैसे उनका नाम पड़ गया था वैसे, तो ये चीज़ नहीं जानना है हम लोग का। क्या पढ़ना है? मेन अपना जो है टॉपिक के बारे में जानना है कि ठोस अवस्था क्या होते हैं, इसको किस आधार पर बांटा जाता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होते हैं। अब क्लियर हुआ कि जो कि निश्चित हो और नियमित पैटर्न में आए वो क्रिस्टलीय आएगा, अनियमित हो अनिश्चित हो वो क्या होगा? अक्रिस्टलीय होगा। अनियमित, अनिश्चित, अक्रिस्टलीय। इंग्लिश में क्या बोलता है? एमॉर्फस। इसको कहीं कहीं आप लोग देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन भी लिखा रहता है, पर हम क्या यूज कर रहे हैं? अक्रिस्टलीय है, एमॉर्फस यूज करते हैं, थोड़ा और ज्यादा कॉमनली याद करने में, या एनसीईआरटी में एमॉर्फस ही देखेंगे। क्रिस्टलीय देख रहे हैं, क्रिस्टलीय क्या है? नियमित होगा, और ये क्या होगा? अनियमित होगा। इतना चीज क्लियर है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें भी कौन कौन सा प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे इसमें धातु होतु जो होगा किसमें आएगा? धातु, उपधातु, इसमें किसमें आएंगे? क्षार, अम्ल, किसमें आएंगे? डायमंड, ग्रेफाइट, एक किसमें आएंगे? क्रिस्टलीय में आएंगे। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे किसमें आएंगे? क्रिस्टलीय में आएगा। तब अक्रिस्टलीय में क्या आएगा? प्लास्टिक ले लो, ग्लास ले लो, सब किसमें आ जाएगा? बैकेट ले लो, पीवीसी ले लो, जेल ले लो, ये सब किसमें आएंगे? ये सब आ जाएंगे। रबड़ ले लो, किसमें आ जाएगा? अक्रिस्टलीय में आ जाएगा। इसका जो अवयवी कण होते हैं, जिस अवयवी कण से क्रम में बंधे होते हैं एक दूसरे से, वो अनियमित होता है। किसका? ग्लास का, रबड़ का, ये सब किस में आ जाएंगे? अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे। और क्रिस्टलीय में कौन सा आएगा? जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, धातु हो गए, क्या होगा? पैटर्न तो होता है, थोड़ा मजबूत होता है, क्या होता है? एकदम नियमित होता है, इसलिए किस में आएगा? क्रिस्टलीय में आएगा। क्लियर हुआ? क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे ठोसों को पहचानेंगे कि ठोस कैसे होते हैं, ठोसों को कैसे पहचानेंगे कि ठोस के लक्षण क्या क्या होते हैं। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो थोड़ा ले लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय में कि क्रिस्टलीय को कितना भागों में बांटा गया है, ये कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, क्या क्या आता है, कैसे इसके बीच में डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है? सिर्फ क्या यही 2 डिफरेंस है? नहीं, बहुत डिफरेंस है। अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस पढ़ना है कि ये दोनों में भी कौन सा डिफरेंस है। उसमें भी सबसे जो आपको मेन पूरा चैप्टर भर रगड़ते जाना है, कौन सा? क्रिस्टलीय। कौन सा? क्रिस्टलीय। इसको भी पढ़ना है, पर इसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना कि क्रिस्टलीय पढ़ना है। क्यों भाई? डिसिप्लिन में है, रेगुलर है, नियमित क्रम में है, तो इसको पढ़ेंगे। जो निठल्ला है, कहीं लुढ़क जा रहा है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है कि हाँ वो कैसा होता है, कैसा होता है, उसको क्यों ऐसा बांटा गया, उसमें क्या क्या रखा जाता है, उसको भी पढ़ना है। बट जो नियमित है थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। क्लियर हुआ? अब ठोसों को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्यों, किस लिए क्रिस्टलीय? किस लिए? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे नियमित है कि अनियमित है, इसलिए क्रिस्टलीय। इसमें भी नियमित है कि अनियमित है, अनियमित है तो अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, तो कैसे है, क्यों है, क्या होता है, और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे कि और इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ये जो लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये सब तो आप जान ही गए थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टलीय होता है, कौन अक्रिस्टलीय होता है। शुक्रिया।